नमस्कार, चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल गौतम। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि पिछले कुछ सप्ताहों में चर्चा में रही थी। ये वीडियो हमारा 3 भाग में होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे उन समसामयिक घटनाओं को जो कि घटित हुई हैं 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के मध्य। इसका दूसरा भाग होगा उन घटनाओं को हम समाहित करेंगे जो कि घटित हुई हैं 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य। इसके बाद इसका तीसरा भाग होगा जिसमें हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो घटित हुई हैं 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य। ठीक है जी, तो ये जो वीडियो है हमारा 3 भाग में होने वाला है। पिछले 2 वीडियो नहीं आ पाए थे, इसलिए हम उनको अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की विषय सूची पे। ठीक है जी, तो देख लेते हैं 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि चर्चा में रही थी, जिनके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। सबसे पहला मुद्दा जो था वो न्यूनतम कॉर्पोरेट कर पर वैश्विक समझौता। ठीक है, अभी हमने जो न्यूनतम कर है वो भारत की दृष्टिकोण से भी देखा था। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि वैश्विक समझौता हो गया इस पे, मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों ने मिलकर इस प्रकार का समझौता किया है जिससे कि जो कंपनियां हैं उन पे कुछ मिनिमम टैक्स जरूर उनको पे करना हो। जो लोग कर अपवंचन करते हैं, कर की चोरी करने की चेष्टा करती हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक शिकंजा बोला जा रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा मुद्दा है आरबीआई की SLTRO सुविधा, है ना। कोविड महामारी में हमने देखा कि किस प्रकार बैंकों के पास और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास भी तरलता की कमी हो गई थी, उनके पास ही पैसे की कमी हो गई थी। तो किस प्रकार आरबीआई ने सुविधा देके उनको बोला कि ना, आपके पास तो पैसा होना चाहिए, आपके पास पैसा होगा जब ही आप किसी को ऋण दे पाएंगे, आप ऋण दे पाएंगे तो बाजार काम कर पाएगा, नहीं तो बाजार की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। ठीक है जी, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत में कोयला संकट आने वाला है। और वाकई में अगर ये कोयला संकट आता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कोयले से हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। बिजली जो है ना हम कोयले से बनाते हैं, तो जब कोयले की कमी आ जाएगी तो बिजली का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। भारत में जितनी बिजली उपभोग की जाती है उसका 70% बिजली कोयले से बनाई जाती है। और बिजली का, ऊर्जा का तो हर एक व्यावसायिक संगठन को जरूरत होती है, हर एक विनिर्माण कंपनी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा की आपूर्ति में किसी प्रकार से बाधा आती है तो वो अर्थव्यवस्था के चक्र को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आज का जो एक टॉपिक रहेगा आरबीआई के माइक्रो फाइनेंस पे प्रस्ताव। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, सूक्ष्म वित्त तो इसको हम बोलते हैं, क्या होता है, ये किस प्रकार दिया जाता है और अभी न्यूज में क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए आज के हमारे टॉपिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला टॉपिक आज का, न्यूनतम निगमीय कर दर पर वैश्विक समझौता। देख लेते हैं क्या है ये समझौता। सबसे पहले बात करेंगे कि खबरों में क्या है, चर्चा किस बात की हो रही है। ठीक है जी, तो अभी क्या हुआ है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको हम बोलते हैं OECD। क्या है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने कहा है कि बड़ी कंपनियों को 15% न्यूनतम कर दर का भुगतान करना सुनिश्चित करने के लिए और कराधान से बचने के लिए उनके लिए कठिन बनाना है उसको। इसके लिए हमने एक वैश्विक सौदा या वैश्विक एक समझौता किया है जिसमें 136 देशों द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। और 136 देश जो हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के 90% के बराबर हैं, जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है कि भाई हम इस समझौते से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जैसी कोई चीज आए और उसका प्रावधान कंपनियों पे लगे। जो कंपनियां कर अपवंचन करती हैं, कर की चोरी करती हैं या किसी तरह से टैक्सेशन को अवॉइड करती हैं, उनको हमें ना टाइट करना है।
ठीक है जी। और इसमें कौन कौन अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये 4 देश उन्होंने मना कर दिया शामिल होने के लिए, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका अभी तक इस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 90% से अधिक देश इस समझौते को स्वीकार कर चुके हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बोला, इस समझौते को 2022 तक अपने देखो अभी समझौता हुआ है तो सभी देशों को अपने अपने कानून में बदलाव लाने पड़ेंगे। तो ये कानून में बदलाव लाने के लिए डेडलाइन दे दी है, इसकी समय सीमा निश्चित कर दी है कि 2022 तक हमें क्या करना है, सभी देशों को अपने कानून में जरूरी बदलाव कर लेने हैं और 2023 से इसको प्रभावी करना है, ठीक है जी। समय सीमा बहुत कम है ना, ये इसकी एक आलोचना भी बनती है कि इतने कम समय में हम ये कैसे चीजें कर पाएंगे। लेकिन 2 समय सीमा दे दी है, 2022 तक आपको अपने कानूनी नियमों में बदलाव कर लीजिए, अपने प्रावधानों में संशोधन कर लीजिए और 2023 से इसको आपको प्रभावी करना है। जिन देशों ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय डिजिटल सेवा करों का निर्माण किया है उन्हें निरस्त करना होगा। अब ये राष्ट्रीय डिजिटल सेवा कर कुछ नहीं है, जो हमारी क्या बोलेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे बिजनेस करते हैं। तो अभी इनको टैक्स पे नहीं करना होता था क्योंकि इनके हेड ऑफिसेस कहीं और है, किसी दूसरे देश में है इनके मुख्यालय। तो इन पे ना भारत सरकार ने बोला कि क्यों ना, ये भले ही डिजिटल माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं, इन पे हम टैक्स लगा जाएं। तो अगर इस तरह के टैक्स किसी देश ने लगा लिए हैं तो आपको उन टैक्सों को, उन करों को निरस्त करना होगा, क्योंकि हम क्या लेके आ रहे हैं, अभी वैश्विक न्यूनतम कर लेके आ रहे हैं। तो आप इनको अभी खत्म करना पड़ेगा अगर आपने इस प्रकार के टैक्स लगाए हैं। अब यहां से ये तो हो गया कि खबरों में क्या था, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वैश्विक न्यूनतम कर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ना। खबर में क्या, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर आप ये बताइए हमें कि ये चीज है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। तो पहले तो आप ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले समझो। क्या होता है, कुछ देश ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, निगमीय कर जो होता है, उसको ना बहुत कम रेट से वसूलते हैं। मान लेते हैं कि वो 2% से कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं और भारत जैसे विकासशील देश करीब करीब कॉर्पोरेट टैक्स 25% से 40% तक लगाते हैं। 25% से 40% लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कोई कंपनी किस देश में अपना मुख्यालय बनाना पसंद करेगी, जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स 2% है या जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स 25% है। तो स्वाभाविक सी बात है सर, जहां पे टैक्स कम देना पड़ रहा है तो ऐसे देश उनके लिए क्या हो जाते थे, जन्नत हो जाते हैं कि ना 2% ही टैक्स देना है, 2% दो, बात खत्म। काम वो किसी और देश में करेंगे, लेकिन अपना मुख्यालय कर से बचने के लिए, कर अपवंचन करने के लिए, टैक्स प्लानिंग का एक नाम दे देते हैं इसको और बोलते हैं कि हमने टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए अपना मुख्यालय उस देश में बना लेते हैं, उस देश में परिवर्तित कर लेते हैं जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स की दर कम है। काम भले ही वो इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन अपना कॉर्पोरेट ऑफिस आयरलैंड में बना लिया। आयरलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स की दर सबसे कम है, तो बोला कि वहां पे हमने अपना मुख्यालय बना लिया, अब कॉर्पोरेट टैक्स कहां देना है, आयरलैंड में देना है। कहां पे देना है, आयरलैंड में देना है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देंगे वो, ना भारत सरकार वसूल सकती है। तो ये तो दिक्कत हो गई ना। अब 25% जो देना था सिर्फ एक अपने मुख्यालय बना लिया, इसके कारण आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो इस तरह की कर की चोरी रोकने के लिए, कर अपवंचन रोकने के लिए इस प्रावधान को लाया जा रहा है। सभी देश चाहते हैं कि कंपनियां हैं कम से कम कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स जरूर पे करें। अब इसमें भारत जैसे विकासशील देशों का मानना था कि जो मिनिमम टैक्स की दर होनी चाहिए, न्यूनतम टैक्स की जो दर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 20-25% के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने क्या बोला, नहीं ये बहुत ज्यादा दर हो जाएगी, इससे ना फिर से कंपनियां दिक्कत करेंगी, इसलिए आप क्या करोगे, इसको 15% रखो। तो इसकी दर कितनी निश्चित कर दी गई है कि 15% की दर से मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा।
ठीक है। सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे को कम कर अधिकार क्षेत्र स्थानांतरित करने के लिए अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर देती हैं, किसी देश को आधार बना लेती हैं और वहां से अपना क्या करती हैं, राजस्व बढ़ाती हैं, क्योंकि उनको टैक्स कम देना पड़ता है। पेटेंट वेटेंट सॉफ्टवेयर या बौद्धिक संपदा ऐसी चीजें हैं, इनका चलन आजकल बहुत बढ़ रहा है, इस पे भी बहुत सारे कर अपवंचन के प्रावधान लगाने चाहिए, है ना। न्यूनतम कर और अन्य प्रावधानों का उद्देश्य विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सरकारों के बीच दशकों की कर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगा। अब एक चीज और क्या होती है कि हर देश ना चाहता है कि उनके पास ना विदेशी निवेश आए, उनके देश में आके ना कंपनियां काम करें, तो क्या करते हैं वो टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर देते हैं ना। भारत जैसे देश को करना ये मुश्किल है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दे, लेकिन आयरलैंड जैसे विकसित देश हैं, इनके पास पैसा ही पैसा है, तो ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो जो निवेश होता है इन देशों में चला जाता है। लेकिन जब सभी देशों में बराबर टैक्स लगने लगेगा, एक कर की न्यूनतम दर निर्धारित हो जाएगी, तो सभी देशों में उनको काम करने के लिए कंपनी सिर्फ इसलिए अपना मुख्यालय किसी देश में नहीं बनाएगी कि वहां पे उसको कॉर्पोरेट टैक्स कम देना पड़ रहा है, क्योंकि सभी देशों में कर की दर जो है वो सामान्य हो जाएगी, और सामान्य नहीं होगी तो मिनिमम 15% तो हर देश में आपको टैक्स देना पड़ेगा, कहीं भी व्यापार कर लो आप, दुनिया के किसी भी देश में कर लो। ये है इस समझौते में, ठीक है जी। अब सौदे में क्या है, बोला कि 750 मिलियन यूरो का प्रॉफिट ऐसा था जो अनटैक्स्ड हो जाता था, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पाता था, इस पे कर नहीं लगता था। सरकारों को अभी भी कुछ भी स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर वे चाहते हैं निर्धारित कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूनतम कर आ गया, वैश्विक न्यूनतम कर आ गया तो अभी देशों को मिनिमम अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 15% रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि इसको आने के बाद आयरलैंड अब बोलता है कि ना मैं मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी 5% रखता हूं, ठीक है जी। और वो जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहां था, आयरलैंड में, लेकिन काम करती है भारत में, और जो न्यूनतम कर की दर है वो 15% है। तो इन दोनों का जो अंतर है 10% है। भारत सरकार के पास अधिकार होगा कि वो 10% का कॉर्पोरेट टैक्स वसूल लेगी, ठीक है जी। आप भले ही चाहिए तो अपना कॉर्पोरेट टैक्स कम रख लो, लेकिन जिस देश में वो कंपनी काम करेगी उस देश को अधिकार होगा कि वो जो अंतर की राशि है वो वसूल लेगी, ठीक है जी। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कंपनियों को कम से कम 15% कर देना रहेगा। हम यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष कर होता है, आपको ये मालूम है, ठीक है जी। और क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव करने वाला है इसका, इस समझौते का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक बार देख लेते हैं। OECD जिसने बातचीत को चलाया था का अनुमान है कि न्यूनतम कर सालाना अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में कितना 150 बिलियन डॉलर उत्पन्न करेगा। 150 बिलियन डॉलर का एडिशनल टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, अतिरिक्त सरकारों की आय होगी। ये वैश्विक बता रहे हैं हम, 150 बिलियन डॉलर से 125 बिलियन डॉलर से अधिक लाभ पर कर लगाने के अधिकार अतिरिक्त रूप से देशों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, और वे कम कर देशों से अर्जित कर रहे हैं जहां वे वर्तमान में बुक कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह सौदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने मुख्यालय के देश में पूंजी स्वदेश भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उन अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। अब क्या होगा, कोई कंपनी सिर्फ इसीलिए अपना उसने मुख्यालय किसी दूसरे देश में बना के रखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो है वो कम थी, अभी वो कंपनी क्या हो जाएंगी, हतोत्साहित हो जाएंगी कि भैया मुख्यालय कहीं भी बना लो, लगना तो 15% है, तो क्यों ना हम अपने देश में जाके ही काम करें, अपने देश में ही जाके मुख्यालय बनाएं। तो आयरलैंड के जैसी देश को नुकसान हो जाएगा कि वहां की कंपनियां, यूएस की बहुत सारी कंपनियां जो आयरलैंड में अपने मुख्यालय बना के यूरोप में काम कर रही हैं, वो सब वापस आ जाएंगी, बोलेंगे हम तो अपने देश में ही मुख्यालय बनाएंगे, वहीं पे टैक्स पेमेंट करेंगे। तो जिन देशों में वापस आएंगे उनको फायदा हो जाएगा। हालांकि इस सौदे में बैक किए गए विभिन्न कटौतियां और अपवाद एक ही समय में आयरलैंड जैसे कम कर देशों पर प्रभाव को सीमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां कई अमेरिकी समूह अपने यूरोपीय अभियानों को आधार बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस सौदे की, इस समझौते की आलोचना की जा रही है कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा। आलोचना क्यों की जा रही है देख लेते हैं।
यह एक उच्च न्यूनतम कर की दर है कि बोल रहे हैं कि भैया विकसित देशों को अभी भी लग रहा कि 15% ज्यादा है, लेकिन विकासशील देशों को तो बोल रहे थे कि भैया हमें कितना चाहिए, कम से कम 25% चाहिए। ऑक्सफैम एक ऐसी संस्था है जो असमानता, मतलब कि आर्थिक रूप से असमानता, आर्थिक असमानता की हम बात करते हैं, आय की असमानता, संपत्ति की असमानता, इन पे काम करती है। तो इनका मानना है कि भैया ये जो है ना, इससे असंतोष, वो असंतोष व्यक्त कर रहे हैं कि इससे ना कर वंचन या कर अपवंचन खत्म नहीं होगा। आप भले ही कर लो ये, लेकिन इस लॉ में, इस समझौते में इतने सारे लूप होल्स हैं इतनी सारी कठिनाइयां हैं, इतनी सारी चीजें हैं जहां से अभी भी कंपनियां टैक्स बचा सकती हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। किसका मानना है? ऑक्सफैम का। साथ ही ऑक्सफैम ने क्या बोला कि भैया इसमें छूटों को एक जटिल वेब सीरीज में शामिल है, मतलब ना बहुत, आपने ना इसको बहुत कठिन बना के रखा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, और क्या है? और बात यह है कि भैया 2023 से आपको इसको लागू करना है और 2022 में इसको क्या करना है, आपको कानून में बदलाव करना है। ये बहुत कम समय दे रहे हो आप, इतने जल्दी इसको पालन करना, अनुपालन में लाना मुश्किल हो सकता है। और एक बात क्या है, अभी अमेरिका की स्थिति इस पे क्लियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका देश की एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसने अभी अपना स्टैंड नहीं बताया है कि वो इसका साथ दे रही है या नहीं दे रही। यदि वो इस समझौते का साथ देती है तो ये समझौता सक्सेसफुल माना जाएगा, सफल माना जाएगा। यदि अमेरिका अपने से हाथ खींच लेती है तो इस समझौते के सफल होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। ये इस समझौते की कुछ आलोचनाएं थी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। आज का अगला मुद्दा हमारा क्या है? आरबीआई की एसएल्ट्रो सुविधा। देख लेते हैं क्या है एसएल्ट्रो। पहले तो ये है क्या, देखो, जब लॉकडाउन लगा कई व्यापारियों को ऋण की आवश्यकता थी, बाजार में तरलता कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने खर्च करना कम कर दिया था। और साथ ही साथ ना बैंक में जो ब्याज दर मिलती है, बैंक में आप अगर कोई जमा करते हो, आप अपनी फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, तो उस पे ना ब्याज दर भी कम हो गई थी, मतलब करीब करीब ये 5%, 6% सालाना के आसपास थी, जो कि आपकी महंगाई दर से भी कम है ना। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार जो डिपॉजिटर हैं, जिन्होंने बैंक के एफडी में पैसा लग के रखा है, किस प्रकार वो नकारात्मक प्रतिफल पा रहे हैं, इस पे हमने चर्चा की थी। तो क्या हुआ, लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। अभी बैंक के पास उतनी जमाएं नहीं आ रहा है। जब बैंक के पास जमाएं नहीं आ रही तो वो ऋण कहां से उपलब्ध कराएंगे, है ना। ऊपर से लॉकडाउन, लोगों ने खर्चे करने में भी हाथ सिकोड़ लिए थे, तो बैंकों के पास क्या हो गया था, पैसा नहीं बचा था, मतलब तरलता की कमी हो गई थी। इसी तरलता की कमी को पूर्ण करने के लिए या बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसे की उपलब्धता बनी रहे, आरबीआई ने एक विशेष योजना चलाई और क्या बोला कि भैया जो भी बैंक, एनबीएफसीज या जो फाइनेंस में काम करती हैं, लोन देना चाहती हैं, उनको हम मध्य अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे। और इस ऋण उपलब्ध कराने की मुख्य बात यह थी, आकर्षण की बात यह थी कि इस पे जो ब्याज चार्ज किया जाएगा वो रेपो रेट के बराबर चार्ज किया जाएगा। सामान्यतः आरबीआई इससे ज्यादा ब्याज चार्ज करती है बैंकों को लोन देती है तो, लेकिन क्या बोला कि हमें बाजार में पैसा पहुंचाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेपो रेट के बराबर आपसे ब्याज चार्ज करेंगे। और ये मध्य अवधि मतलब 1 साल से 3 साल तक के लिए हम आपको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। अब क्या होगा, आरबीआई ने पैसा दे दिया इनको, फाइनेंस कंपनी को या बैंकों को, तो अभी बैंक क्या करेंगी, उसको फर्दर लेंडिंग कर पाएंगी, उसको आगे ऋण के रूप में वो वितरित कर पाएंगी। ठीक है जी, ये तो थी सुविधा। और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। लॉकडाउन के दौरान सिस्टम में तरलता को दूर करने के लिए आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को, किसको, लघु वित्त बैंकों को 10,000 करोड़ रुपए की विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन सुविधा की घोषणा की। रेपो रेट पर 10,000 करोड़ रुपए की 3 साल की एसएल्ट्रो सुविधा मई 2021 में चालू की थी और ताकि उधारकर्ताओं को पैसा मिल सके। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक थी, उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशंस पर 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
तो खबर में क्या है, बेसिकली एसल्ट्रो सुविधा हमने समझ ली। खबर में ये है कि इसकी जो अवधि थी वो 31 अक्टूबर को ये योजना खत्म हो रही थी। सरकार ने, मतलब कि आरबीआई ने इसको अभी आगे बढ़ा दिया है। इसकी अभी नेक्स्ट जो अगली जो समय अवधि है वो 31 दिसंबर 2021 तक इस योजना को चालू रखा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके समान और सुविधाएं क्या हैं एसल्ट्रो के साथ? इसके पहले एलआरओ भी होती थी, मतलब लंबी दीर्घकालिक ऋण के लिए जो उपलब्ध कराई जाती थी। कुछ लक्षित लोन देने के लिए, लक्षित लोन क्या होते हैं, टारगेटेड लोन्स बोलते हैं, कि बोला कि जिस सेक्टर को आरबीआई ने बोला कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें मंदी के दौर से गुजर रहा है, इनको ना पैसे की आवश्यकता बहुत जल्दी है और ज्यादा है, तो यदि आप लघु वित्त बैंक जो हैं, यदि आप इन लोगों को ऋण देंगे, ठीक है जी, तो उसके लिए हम आपको अलग से ऋण उपलब्ध करा देंगे। ठीक है जी। खबरों में क्या है, हमने खबरों में देख चुके हैं कि भैया इसकी डेट जो है 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। कितने की स्कीम है ये? 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। आरबीआई ने किसको? लघु वित्त बैंकों को पैसा देने की बात की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आते हैं हम आज के तीसरे मुद्दे के बारे में, जो है भारत में कोयला संकट। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं खबरों में क्या है। सबसे पहले तो भारत कोयले की भारी कमी का सामना कर रहा है। अपने थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक सिर्फ कुछ दिनों के ईंधन की आपूर्ति कर सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि स्थिति स्पष्ट और जाने हैं 6 महीने तक के लिए असहज हो सकती है। बोल रहे हैं भैया, हमारे मिनिस्टर ने बोल दिया कि आने वाले 6 महीनों तक ये स्थिति ऐसे ही रह सकती है, या इसमें हमें इस स्थिति में इजाफा या संकट में इजाफा तक देखने को मिल सकता है। बिजली आपूर्ति पर इसके प्रभाव के कारण स्थिति नाजुक है। कोयले से चलने वाले संयंत्र भारत के पावर सोर्स मिक्स का लगभग 17% बनाते हैं। 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने कहा था कि देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ औसतन करीब 4 दिन कोयले का स्टॉक बचा है। देखो समझते हैं क्या स्थिति है कि भारत के 135 थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले से बिजली बनाई जाती है। कोयले से किसका उत्पादन किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब यदि कोयला संकट होता है तो बिजली संकट हमारे देश में उत्पन्न हो जाएगा। मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि हमारे जितने भी 135 प्लांट हैं भारत में, उनमें लगभग औसतन सभी के पास 3 से 4 दिन का कोयला ही बचा हुआ है। ठीक है जी। अब लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये आई क्यों, कमी हो क्यों रही है, ऐसा हो क्या गया जिसके कारण ना कोयले की कमी आ गई? ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है। मांग में तेजी से इजाफा हुआ है ना। ये तो हम समझते हैं कि मांग और आपूर्ति किसी चीज की कीमत में निर्धारित करते हैं और उसमें कमी या बढ़ोतरी को भी दर्शाते हैं। तो अभी हुआ क्या? मांग बढ़ गई, सप्लाई तो जहां के जहां देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि देखो मांग और सप्लाई तो ये चल रहे थे, लेकिन सप्लाई भी इधर गई और मांग भी इधर गई। ये दोनों चीजें एक साथ हो गई, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ मांग बढ़ गई, सप्लाई कांस्टेंट है, तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हो, ये बढ़ जाती है, इससे हम जल्दी निजात पा लेते। लेकिन अभी हुआ क्या कि मांग और सप्लाई ये चल रही हैं, सप्लाई इधर चली गई, आपूर्ति नीचे चली गई और मांग ऊपर चली गई। ठीक है जी। तो मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। यदि हम देखें अगस्त 2019 से कितनी आवश्यकता थी? 106 बिलियन यूनिट की आवश्यकता थी, लेकिन अगस्त 2021 में 124 बिलियन यूनिट की मांग हो गई। मांग में कितनी बढ़ोतरी देख रहे हैं? 106 बिलियन यूनिट से 124 बिलियन यूनिट की बढ़ोतरी देख रहे हैं। सर आपने इतना पुराना डेटा क्यों लिया? क्योंकि 2 साल पुराना देख रहे हैं। अगस्त 2020 का जब हम लेंगे तो लो बेस इफेक्ट का हमें सामना करना पड़ेगा, इसलिए 2019 को हमने यहाँ पे लिया है, बेस लिया है, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था अपने सामान्य तौर तरीके से काम कर रही थी। ठीक है जी। तो हमने इसलिए 2019 से इसको मापा है। अगर 20 से करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी दिखेगी बहुत ज्यादा।
लेकिन ये हमारे लिए ठीक ठाक चीज है। आपूर्ति का सामना नहीं कर सका। कोयला खनन क्षेत्रों में सितंबर में भारी बारिश ने उत्पादन और वितरण को प्रभावित किया। जब बारिश होती है और मौसमी सीजन के द्वारा इस बार बारिश ज्यादा हुई है तो बारिश में कोयले का खनन नहीं किया जा सकता, उसमें दिक्कतें जाती हैं, गीला होता है तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा पावर प्लांट्स प्री मानसून अपने स्टॉक को बनाने में नाकाम रहे। तो भैया बारिश होती है, आपको पता है, पहले से स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन प्री मानसून में हम उतनी स्टॉकिंग नहीं कर पाए, स्टॉक इकट्ठा नहीं कर पाए। ऊंची कीमतों के कारण आयात में भी तेजी से गिरावट आई है। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि सप्लाई भी कम हुई है, अभी मांग बढ़ गई है तो हमने देख लिया। और मांग क्यों बढ़ी है, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। मांग क्यों बढ़ गई, क्योंकि अगस्त 2019 तक तो 106 थी, उसके बाद 2020 और 21 हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण ना चीजें ठीक से नहीं चल रही, तो मांग कहीं ना कहीं अपने न्यूनतम पे बनी हुई थी। लेकिन अभी पिछले 3 से 4 महीनों में हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, ठीक है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं ना वो अपने ट्रैक पे आ रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है ना। स्वाभाविक रूप से कुछ वृद्धि होती है, लेकिन अभी एकदम से वृद्धि इसलिए हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, पटरी पे आ रहे हैं। तो वो तो एक हो गया कारण। अभी आपूर्ति में कमी क्यों हो गई, बोला कि बारिश ज्यादा हुई और साथ में आपने प्री मानसून पीरियड में इसकी भरपाई नहीं की, आपको उस टाइम पे अच्छा स्टॉक कर लेना चाहिए था। और साथ ही साथ क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे देश की समस्या नहीं है, कोयला ना एक वैश्विक समस्या बन के उभर रहा है, दुनिया में भी कोयले की कमी हो रही है। तो अब देखो जिस चीज की कमी होती है और मांग ज्यादा होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ गई। इंडोनेशिया से हम बहुत ज्यादा कोयला इंपोर्ट करते हैं, तो अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो गया, कोयले की कीमतें बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ, हमने आयात कम कर दिया, कीमतें बढ़ गई तो हम क्या कर रहे हैं, कम आयात कर रहे हैं। इसलिए मांग अधिक, आपूर्ति के कारण कोल इंडिया से खरीद में वृद्धि के बावजूद इस संकट का निर्माण हो गया। हमने भले ही ज्यादा खरीदा फिर भी, इसलिए इस संकट में प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अगर उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है तो फिर खुलने के बाद भी भारत के आर्थिक सुधार में देरी हो सकती है, क्योंकि उद्योगों को अगर बिजली नहीं मिली तो वो कैसे अपनी आर्थिक गतिविधि कर पाएंगे। कुछ व्यवसाय उत्पादन को कम कर सकते हैं, भारत के उत्पादन स्तर को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। हम विनिर्माण नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास बिजली की कमी होती है तो। भारत की जनसंख्या, मांग पक्ष मुद्दा और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं का मतलब होगा कि बिजली संकट लंबी और कड़ी टक्कर देगा। मांग क्यों बढ़ रही है, एक तो क्लियर है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग तो बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से। और आपूर्ति में हमारे पास क्या है, बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, इसलिए यह समस्या बिल्कुल हो सकती है और लंबे समय तक रहेगी और हमें इससे बहुत निपटने में मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे का रास्ता क्या करें। राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया और एनटीपीसी लिमिटेड को खदानों से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम जारी रखना पड़ेगा। भैया खनन ज्यादा करो, है ना, इन कंपनियों को बोलना पड़ेगा। सरकार पहले से ही आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीम और अधिक खानों को लाने की कोशिश कर रही है, नई खान लेके आएंगे। इससे जुड़ी किसी भी वित्तीय लागत के बावजूद भारत को अपना आयात बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से कीमत मार्च में 1 टन की कितनी थी, $60। अभी सितंबर में 200 प्रति टन हो गई है, $200 प्रति टन, मतलब 3 गुना से ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। फिर भी हमें आयात करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, कोयला ना होने से अच्छा, बिजली संकट होने से अच्छा कि भैया ज्यादा लागत दे दो, भले ही पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन ये संकट नहीं आना चाहिए। अगर ये संकट आता है तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। इस संकट से बचने के लिए भले ही आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़े, भुगतान करना पड़े, कर दो, आपको अपना आयात बढ़ाना चाहिए। विश्व स्तर पर देशों को महंगाई के कारण कोयले की कमी की समस्या के समाधान के लिए साथ आना चाहिए। अभी इसको वैश्विक स्तर की समस्या है तो बाकी देशों को भी इसको समस्या को कैसे समाधान करना है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला मुद्दा है माइक्रो फाइनेंस। आरबीआई के माइक्रो फाइनेंस पे प्रस्ताव। तो सबसे पहले समझ लो माइक्रो फाइनेंस क्या है। देखो, भारत की जनसंख्या के बारे में मालूम है कि हम करीब 135 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या वाला देश है।
तो हमारे देश में गरीबी बहुत है और कई लोग अभी ऐसे हैं, इतने सारे वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके पास वित्तीय सुविधाओं की पहुंच नहीं है। इन्हीं छोटे लोगों तक या उन लोगों तक वित्तीय सुविधाएं या वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने बोला कुछ कंपनियों को कि आप क्या कीजिए, छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराइए। अब छोटे छोटे लोन से मतलब है यहाँ पे लोन की ऋण की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए तक के ऋण जो हैं वो आप उपलब्ध कराइए, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ NBFCs भी बनाई गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये कुछ NBFCs हैं जो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं। माइक्रो फाइनेंस मतलब इनके पास ऋण की अधिकतम सीमा 1 लाख, और साथ ही साथ बैंकों को भी बोल के रखा है, बैंक का तो काम ही है ऋण देना, तो बैंक भी माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करती हैं। बैंक क्या करेंगे, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस भी करती हैं और दूसरे बिजनेस भी करती हैं। कुछ NBFC हैं स्पेशली डिजाइन की गई माइक्रो फाइनेंस के लिए, और कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां डिजाइन की गई जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का काम करेंगी। ठीक है जी। माइक्रो फाइनेंस संस्थान ऐसे संगठन है जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में माइक्रो लोन, माइक्रो सेविंग मतलब कि 100 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, 20 रुपए, 10 रुपए, ये सब माइक्रो सेविंग, और माइक्रो इंश्योरेंस कि बहुत छोटे छोटे इंश्योरेंस, 1 लाख के इंश्योरेंस, 50,000 के इंश्योरेंस, 10,000 के इंश्योरेंस। MFI एक वित्तीय कंपनी है जो उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक कोई पहुंच नहीं है। छोटे ऋण की परिभाषा देशों के बीच बदलती है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋण को माइक्रो लोन माना जाता है। ज्यादातर मामले में तथाकथित ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले लोगों की तुलना में कम होती हैं। पिछले कुछ दशकों में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खातों, बैंक और लघु वित्त बैंकों सहित की सेवा कर रहा है। बैंकों के अलावा NBFC, MFI माइक्रो फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के इन संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रिजर्व बैंक निर्देश 2011 द्वारा विनियमित किया जाता है। मतलब NBFC माइक्रो फाइनेंस के लिए कुछ अलग से नियम है, उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अब इसके लाभ क्या है? अब इसके लाभ तो है कि भैया जिन लोगों तक सरकार किसी माध्यम से या बैंक के किसी माध्यम से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो ये लोग इनको वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे, या जो लोग ऋण नहीं ले पा रहे हैं उनको ऋण प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसमें गरीब और बेरोजगार परिवारों को भी शामिल किया जाता है। छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, ग्रुप बना के कई बार लोन दिए जाते हैं, तो ये सब इसके फायदे हो जाएंगे। अभी क्या है देखो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, NBFC और बैंक सभी लोग क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं। लेकिन ना इनको ना ब्याज लेने में, देखो माइक्रो फाइनेंस में छोटे गरीब लोगों को ब्याज दे रहे हो आप, ऋण दे रहे हो, उनसे ब्याज वसूलने में सरकार ने, RBI ने क्या करके रखी है, अधिकतम सीमा लगा के रखी है, और बैंकों के साथ ऐसा नहीं है। इसी सीमा में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है जी, ये वही चीज है, इसमें क्या प्रस्ताव दिया गया है। तो ये इस लेक्चर में इतना ही है। अभी अगला वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य जो घटनाएं रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसके भाग 2 में।